हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका साइंस का जो 5th चैप्टर था जो कि था आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसको पढ़ रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और हमने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, काफ़ी तरह तरह के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बताई, अपने अपने थ्योरी दी। ठीक है, कहीं कहीं पर फेल हुए, कोई चीज़ ठीक भी रही, उनमें कोई चीज़ ख़राब भी रही। ठीक है, अच्छा लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता दो थोड़ा बेटा, पढ़ाई वढ़ाई जो है स्टार्ट कर दो। और अब ये सुबह का टाइम है हालांकि, तो अब ये उठे हो थोड़ा मुंह धो के, थोड़ा जो भी है वो मुंह धो के आ जाओ और थोड़ा कॉपी पेन वगैरह वो उठा सकते हो आप। ठीक है, और आपकी एक बुक खोल लो आप, अगर वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो, नहीं तो फिर वीडियो छोड़ो और खेल लो जो पबजी खेल रहा है। कुल मिला के कहने की बात है कि थोड़ा स्टडी पे करने लग जाओ। ओके, अच्छा तो अब आपका 5th चैप्टर जो कि था आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये आपका 5वां चैप्टर था, है ना? 5वां, ये लो जी 5वां चैप्टर था। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका आधुनिक आवर्त सारणी। इसके बारे में हमने दो वीडियो बना दी थी आई थी आपको। एक वीडियो, हाँ लास्ट वीडियो हमने बताया था कि आपको हाँ जी सॉरी फॉर डैट, आ गया था कोई। अच्छा, तो हम इसी की बात कर रहे थे, आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, इसमें आपको जो कि आधुनिक आवर्त सारणी आपके हेनरी मोजले ने दी थी। ठीक है, कल जो हमने वीडियो में पढ़ा था वो था कि आपको समूह संख्या और आवर्त संख्या ये तत्वों के बारे में क्या चीज़ें बताती है। ठीक है, तो आपको ये पता चला था कि आवर्त संख्या आपको ये बताती है कि किसी भी परमाणु, किसी तत्व के अंदर कितने कोष उपस्थित है, कितने कोष, 1 2 4 10 जितने भी। ठीक है, और आपको समूह जो संख्या है वो ये बताती है कि उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। समूह क्या बताता है? बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसके लिए हमने एक छोटी ट्रिक भी बताई थी आपको, जैसे है ना, मैंने बोला था ना कि 18 तक तत्व है तो आप किस तरह उसको कर सकते हो, और 18 से आगे जा रहे हो तो आप किस तरह बता सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़, आपको एक नई विशेषता जो आ रही है, आज जो हम इसकी 4-5 वो है विशेषता है, गुणधर्म है, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पहली आ रही है आपकी संयोजकता। संयोजकता जैसे क्या होती है, हम 9th में बताया था आपको कि ये किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से बताई जाती है। ठीक है, अगर बाह्यतम कोश में मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 है। ठीक है, अगर किसी के बाह्यतम कोश में मान लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो भी उसकी संयोजकता 1 है। मतलब वो ये बताता है कि एक तत्व दूसरे तत्व से कितने आबंध बना सकता है। ठीक है, आबंध बंद होते हैं ना, जुड़ने के लिए दो परमाणु जो होते हैं उनके जुड़ने के लिए बंध होने चाहिए। ठीक है, बंध आबंध जिसको बोलना चाहो, तो किस तरह आबंध बना सकता है और कितने आबंध बनाएगा। ठीक है, ये पूरा निर्भर करता है आपके संयोजकता पर। ठीक है, और आप देख भी लोगे आगे कि किस तरह निर्भर करता है। आपको जो तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, जो कि आपका धातु और अधातु है। ठीक है, उसमें ही सारी चीज़ें बिल्कुल खोल के अच्छे से दी गई है। ठीक है, कि किस तरह से आपका संयोजकता आपकी बंध बनाने में मदद करती है और कितने बंध बनते हैं, किस तरह बनते हैं, वो सारी चीज़ उसके अंदर आएगी। हमको अभी बस तत्वों के बारे में पता लगना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश क्या, कि आपको पता है कोई भी परमाणु जो होता है, परमाणु के बिल्कुल केंद्र में क्या होता है? नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ये तो नाभिक के केंद्र में होते हैं। ठीक है, और इसके आसपास क्या होते हैं? कोष होते हैं, है ना, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन वगैरह वो मिलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं आपको। ये बीच वाला क्या है? ये होता है नाभिक। ये ऊपर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। एक और मैं चीज़ बता देता हूँ, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा होता है? धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जिसको प्लस से भी दिखाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कौन सा होता है आपका? ऋणात्मक आवेश, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका ऋणात्मक आवेश, इसको आप माइनस से दिखाते हो। आवेश का जो परिणाम होता है, मतलब कितना आवेश है, वो तो दोनों के ऊपर समान रहता है। ठीक है, आवेश का जो परिणाम है, मतलब जितना आवेश इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन के पास होता है। बस इनमें अंतर क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले करीब 7000 गुना ज़्यादा बड़ा रहता है। ठीक है, दोबारा से लो, आपका जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले करीब 7000 गुना ज़्यादा बड़ा होता है साइज में, आकार में। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में अंतर होता है। ठीक है, तो बीच में जो है ना धनात्मक आवेश, इसकी वजह से क्या होता है, इसका क्योंकि साइज भी बड़ा है। ठीक है, और ये केंद्र में स्थित होता है, तो ये आसपास जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। आपको पता है ना, धनात्मक आवेश हमेशा ऋणात्मक आवेश को
अपनी तरफ आकर्षित करता है, मतलब इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है ना, ठीक है। तो वही चीज़ है आपका जो केंद्र में, नाभिक के केंद्र में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश है, उस धनात्मक आवेश के कारण ये न्यूट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। ये जो आकर्षण होता है ना, ये होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की वजह से। इसी को बोला जाता है नाभिकीय आवेश, ठीक है। जब भी मैं नाभिकीय आवेश बोलूँगा तो आपको ये अंदर लाना है कि आपको जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश रहेगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही जितने कम प्रोटॉन होंगे उतने ही कम वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अब आगे बढ़ते हैं हम एक एक करके, ठीक है। मैंने जो जैसे कल भी बताया था आपको, करीब करीब जो 36 एलिमेंट है क्रिप्टॉन तक, ठीक है, क्रिप्टॉन क्या यहाँ तक आपके इस क्लास में काम आने वाले। हाँ, बाकी आएंगे, आपको याद रख ले, लेकिन वो बस लिखने में काम नहीं आएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये इतने नंबर पर, ये इतने नंबर पर। फिर भी आपको ये तो 36 तो आने चाहिए, उसके बाद भी अगर याद कर लेते हो आप एलिमेंट्स को तो फिर क्या ही कहना, बल्ले बल्ले कर दो, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पहला जो आपका गुणधर्म है, संयोजकता की हमने बात कर ली थी, ठीक है। अच्छा, समूह संख्या मैं थोड़ा सा कल का बता देता हूँ। समूह संख्या आपको क्या बता रही थी कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और यही आपको क्या बताती है, संयोजकता। जैसे कि मान लीजिए मैं दूसरे समूह की बात कर लेता हूँ, ठीक है। समूह आप इस तरह से देखते हो, और जो आवर्त होता है वो आप इस तरह से देखते हो। मैंने बताते भी दिया, आवर्त जैसे इस तरह से देखते हो आप, 1 2 3 7 आवर्त होते हैं ना आपके, और समूह आप इस तरह से देखते हो जो कि 18 होते हैं। अच्छा, हम संयोजकता की बात करते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं समूह संख्या से। समूह संख्या 2 ले लेते हैं हमने, बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 2, ठीक है। अच्छा, ऐसे मैग्नीशियम का कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक हो गया इसका 12, या फिर परमाणु संख्या भी हो गई इसकी 12। उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 8 2। ऐसे आप कैल्शियम का लिखना चाहे तो वो भी इसी तरह रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 8 8, कितने हो गए, 2, है ना, ये होता है ना। अच्छा, अब देखो इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें भी 2। तो क्या इन तीनों की संयोजकता +2 नहीं हो गई, ठीक है। संयोजकता हमने 9th क्लास में पढ़ी थी ना, किस तरह किस की क्या क्या होती है, वो इस तरह से आती है। बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी संयोजकता हो जाती है, ठीक है। संयोजकता कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। 4 से ज़्यादा होती है तो हम उसको पीछे से गिनने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए संयोग किसी के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसकी संयोजकता क्या बताओगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसको 8 होने होते हैं। 8 पर ये जो तत्व होता है ये स्थायी हो जाता है, ठीक है। 8 होने के लिए इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो इसको संयोजकता हो जाएगी 3। मान लीजिए 6 किसी के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है और इसकी संयोजकता बतानी है, तो आप बताओगे 2। क्यों 2 कैसे बता दोगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का अगर 2 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 8 हो जाएंगे, और 8 होते ही स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। तो कितने चाहिए, 2। संयोजकता आपका स्थायित्व से उसका कुछ ना कुछ लेना देना है, रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपको समूह संख्या तत्व की संयोजकता के बारे में भी बताती है, ठीक है। पहला, अगर समूह संख्या पहली है तो आपके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। समूह संख्या 2 है तो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। समूह संख्या 4 है तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और समूह संख्या जैसे मान लीजिए 18 है तो बाह्यतम कोश में 18 नहीं, उसके लिए हमने कल बताया था ना किस तरह से निकाल सकते हो आप, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है। जैसे मान लो आर्गन है, आर्गन आता है आपके 18 नंबर पर, इसका क्या हो जाएगा, 2 8 8, कितने हो गए, 10 और 8 18, है ना। तो इसकी 4 सही, हालांकि 4 इसके बाह्यतम कोश में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। बाह्यतम कोश में पूरे इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0, क्योंकि 8 होने थे इसको पूरे, और 8 ही ये लेके बैठा है तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0, ठीक है। और इसीलिए तो इनको उत्कृष्ट कैसे कहा गया है, उत्कृष्ट जैसे, जो कि क्रियाशील नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं आपके मेन गुणधर्म जो है, वो है आपका पहला, ध्यान से देखना बेटा इसको, पहला है आपका परमाणु आकार। परमाणु, मान लो मैं आपको एक बॉल दे दूं, छोटी बॉल, बड़ी बॉल, फिर और ज़्यादा फुटबॉल दे दूं मान लो, तो आपको बताना है कि इसका आकार आप किस तरह बता सकते हो। आप बोलोगे इनकी जो त्रिज्या है ना, ये जो गोला जो मैं दे रहा हूँ आपको, फुटबॉल जो मैं दे रहा हूँ, उसकी जो त्रिज्या है उस त्रिज्या से आप बता पाओगे कि इसका आकार कितना है, ठीक है। तो मान लो आपका जो परमाणु होता है वो कुछ इस तरह होता है, परमाणु वृत्त की तरह थोड़ी होता है, परमाणु तो एक गोला होता है, जैसे बॉल आपकी होती है फुटबॉल, उस तरह से होता है एक आपका परमाणु, ठीक है। अगर आप इस परमाणु की
त्रिज्या पता लगा लें तो आप इसका आकार पता लगा सकते हो, बिल्कुल पता लगा सकते हो। मान लो इस किसी भी परमाणु की त्रिज्या इतनी है तो आप बता दोगे सर इसका आकार इतना बड़ा होगा। मान लो किसी परमाणु की त्रिज्या इतनी है तो इसका आकार और बड़ा होगा, है ना। मान लो कितने इतनी है तो इसका आकार इतना बड़ा होगा। कुल मिलाकर परमाणु आकार का ज्ञान या फिर पता किस तरह लगाया जा सकता है, परमाणु त्रिज्या से। परमाणु त्रिज्या हम आपको बता सकते हैं, वो बताते भी हैं, ठीक है। जितनी कम परमाणु त्रिज्या रहेगी उतना ही कम परमाणु का आकार रहेगा, और जितनी ज़्यादा परमाणु त्रिज्या रहेगी उतना ही ज़्यादा परमाणु का आकार रहेगा। परमाणु त्रिज्या मैं बोल रहा हूँ ये असल में कहाँ से लेकर कहाँ तक के बीच की दूरी है, ये है नाभिक के केंद्र से लेकर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। दोबारा सुन लो, परमाणु त्रिज्या कौन किसके और किसके बीच की दूरी है, परमाणु के नाभिक के केंद्र से लेकर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी है परमाणु त्रिज्या, ठीक है। परमाणु त्रिज्या बाह्यतम कोश में, मान लीजिए इसमें 3 कोश हैं तो आप ऐसा नहीं कि परमाणु त्रिज्या सर नाभिक के कोश में जो नाभिक के जो केंद्र है उससे और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, नहीं, हमेशा नाभिक के केंद्र से लेकर बाह्यतम कोश, सबसे बाहर का जो कोश है उसके बीच की दूरी आपको बताएगी परमाणु त्रिज्या के बारे में, ठीक है। ये होती है आपकी परमाणु त्रिज्या और इसी से आप पता लगा सकते हो परमाणु आकार, ठीक है। अच्छा, अब मैं ले लेता हूँ इन तत्वों को कि जो तत्व है इनकी आप परमाणु त्रिज्या किस तरह थोड़ा पता लगा सकते हो, किस तरह इनका अंदाजा लगा सकते हो। परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार आप एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। अब कोई बोले, ध्यान से सुनना, अगर आप किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चले, बोल रहा है अगर आप किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चले तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछ रहा है आपसे, है ना। अगर आप किसी समूह में, मान लीजिए पहला समूह ले लेते हैं हम, समूह में ऊपर से नीचे की ओर चले, मतलब पहले हाइड्रोजन को देखें, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह इनको देखें, तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बढ़ती है या घटती है, या ना बढ़ती है ना घटती है, एक जैसी बनी रहती है, ये आपको पता लगाना है। कैसे पता लगा सकते हैं, सिंपल सी कहानी है। देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की जो वैसे त्रिज्या होती है वो होती है 37 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻12 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये आपको याद नहीं रखना, बस मैंने ऐसे बताया था। अच्छा, तो हाइड्रोजन की एक बार संरचना बना लो आप, इसकी परमाणु संरचना किस तरह होती है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, पहले नंबर पर आता है, तो ये बीच में नाभिक और ये पहला कोश 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। लिथियम की बात करो, आप समूह में नीचे चल रहा है ना, आपको समूह में पहला समूह ले लिया, उसके नीचे चल रहा हूँ मैं। लिथियम 3 नंबर पर आता है आपका, ठीक है। लिथियम का बीच में केंद्र जो कि नाभिक होता है, पहला कोश दूसरा कोश, आपको पता है ना, लिथियम दूसरे उस पर आ रहा है आवर्त में, तो इसमें कोशों की संख्या 2 हो जाएगी, 1 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमने भर लिए, ठीक है। अब ले लो आप नीचे उसी समूह में एक और सोडियम का 11 नंबर पर आता है, इसका परमाणु आकार देख लो। आवर्त संख्या कितनी है, 3, तो कोशों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3, 1 2 और 3, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप कोई पूछे कि बताओ इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है या घट रही है, और परमाणु त्रिज्या क्या, नाभिक के केंद्र से लेकर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, ये नाभिक का केंद्र है और ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ये रही, परमाणु त्रिज्या इसकी ये है। ये नाभिक का केंद्र है और ये बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है। ये नाभिक का केंद्र है, अलग अलग तत्व है ना, सोडियम ये नाभिक का केंद्र है और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दूरी ये रही, ठीक है। अगर ऐसे मान लो आप पोटेशियम ले ले, पोटेशियम जो कि आपके 19 नंबर पर आता है, इसका अगर संरचना बनाए तो किस तरह हो जाएगी। पोटेशियम आता है आपके चौथे आवर्त में, ठीक है। तो इसके अंदर कोश की संख्या कितनी होगी, 4, 1 2 3 4, और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये किस तरह पता लगा पा रहे हो, क्योंकि पहले समूह की बात हो रही है, समूह संख्या जितनी होती है बाह्यतम कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। और इसके परमाणु त्रिज्या देखें तो आप परमाणु का केंद्र और ये बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। अब आप बताओ कि परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बढ़ रहा है, घट रहा है या फिर उतना ही है। आप देख सकते हो कि परमाणु आकार है ना, जो परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार वो बढ़ रहा है। इसमें सबसे पहले सबसे कम परमाणु त्रिज्या, इसकी त्रिज्या थोड़ी और ज़्यादा, इसकी त्रिज्या और ज़्यादा, इसकी त्रिज्या और ज़्यादा, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है,
क्योंकि हर एक आवर्त बढ़ने से आपके जो एक एक नया कोष जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस नए कोष के बढ़ने से आपका जो नाभिक का केंद्र है, वो केंद्र और इलेक्ट्रॉन इनके बीच की दूरी भी जी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसलिए आप बोल सकते हो सीधा सीधा कि जब भी आप समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार बढ़ता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। जब भी आप किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो परमाणु त्रिज्या या परमाणु का आकार सदैव बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो। क्या हो जब आप बाएं से दाएं जाओ, मतलब यहां से लेके उस साइड जाओ, तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मान लो मैं तीसरा आवर्त ले लेता हूं, तीसरा, ठीक है। तीसरा आवर्त में पहले सोडियम बना हुआ है, सोडियम ये बना हुआ है। उससे अगला कौन सा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बना लेता हूँ। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, ये बीच में केंद्र 1 2 3, तीसरे का 3 इसका आवर्त संख्या है तो इसमें 3 कोष बना दिए। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर पर आ रहा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और ले लो, मैग्नीशियम का कौन सा आ रहा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने नंबर पर आ रहा है आपका, 13 नंबर पर। बाह्यतम कोष में पहले तो 3 कोष बना दो और बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब देखो, हालांकि ये बनाने में आपको छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये परमाणु त्रिज्या, ये परमाणु त्रिज्या, ठीक है। क्या होता है, अब इस चीज को ध्यान से सुनना, आपको पता है ना, एक एक परमाणु संख्या बढ़ने से उसके अंदर परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है, और जितनी ज़्यादा प्रोटॉन की संख्या होगी उसके अंदर नाभिकीय आवेश उतना ही ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर आपका नाभिकीय आवेश बढ़ने लग जाता है, और नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और तेजी से खींचता है, ठीक है, और तेजी से खींचता है। क्योंकि आप देखो ना, आप इसमें कोष की संख्या तो बढ़ रही है, इसके अंदर भी कोष की संख्या 3 है, इसके अंदर भी कोष की संख्या 3 है, और इससे आगे आने वाले जो भी तत्व रहेंगे उसके अंदर भी कोष की संख्या सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन नाभिकीय आवेश जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ने की वजह से बाह्यतम कोष पे लगने वाला जो आकर्षण बल है वो और तीव्र हो जाएगा, और वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा, ठीक है। तो सबसे कम आकर्षित इसको कर पाएगा क्योंकि इसके परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन भी 11 है। इसमें प्रोटॉन हो गए 12, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और तेजी से आकर्षित कर पाएगा। इसमें प्रोटॉन है 13, तो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा, ठीक है। तो जब आप किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार आपका घटता है, क्यों, नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण, ठीक है। तो आप अब इसको पूरे की तरह एक पूरे की पूरी जो हमने रामायण की, इसको एक सीधी सी बात में बोले तो क्या हो सकता है, आपका नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसकी वजह से परमाणु त्रिज्या का आकार भी घटने लगता है। और जब भी आप किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो आपका नाभिकीय आवेश कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो परमाणु आकार है वो भी आपका बढ़ने लगता है, ठीक है। क्योंकि आपका परमाणु जो नाभिकीय आवेश है वो घट रहा है, ठीक है। इसलिए आपका जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उस पे ऊपर लगने वाला आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपका परमाणु आकार के बारे में कहानी। आपको बस इसमें चीज जो याद रखनी है वो है नाभिकीय आवेश। इस नाभिकीय आवेश की वजह से ही सारी की सारी जो कहानी है ना वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नाभिक परमाणु आकार के बारे में बात हो गई। अब अगला जो आ रहा है वो है आपके धात्विक गुण। धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या होता है, किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसको बोला जाता है धात्विक गुण, ठीक है। जो तत्व जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, किसी दूसरे को दान कर देता है, उसके अंदर उतने ही ज़्यादा धात्विक गुण होते हैं। और जो तत्व जितनी कम आसानी से कर पाता है, मतलब जो बामुश्किल कर पाता है अपने त्याग इलेक्ट्रॉन्स का, वो उसके अंदर धात्विक गुण उतने ही कम होते हैं, ठीक है। दो चीज़ें होती है, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। धात्विक गुण क्या होता है, दोबारा सुन लो, कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं धात्विक गुण, और इलेक्ट्रॉन को क्या बोला मैंने, त्यागना, और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है उसको बोलते हो आप अधात्विक गुण। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है उसको बोलते हो आप अधात्विक गुण। नहीं, पहले एक एक करके देखते हैं, इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मैं बताने में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। सबसे पहले देख लो आप धात्विक गुण।
धात्विक गुण क्या, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है उसको बोला जाता है धात्विक गुण। चाहिए, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति उसको बोला जाता है धात्विक गुण। अच्छा, अब देखो हमने अभी परमाणु की संरचना बनाई थी, ठीक है, अलग अलग संरचना बनाई थी, तो धात्विक गुण किसके अंदर ज़्यादा होगा, इसके अंदर कम होगा। देखो सोडियम की बात करो, सोडियम इसको बनाए रहने देते हैं, इसके बाद हटाएंगे नहीं। सोडियम 1 2 3 बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, और लिथियम की बात कर लो, लिथियम क्या 3 1 2 बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितने 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे कि बाह्यतम कोश में 8 हो जाए। इसको भी कितने चाहिए, इसको भी 8 चाहिए जिससे कि बाह्यतम कोश का कंप्लीट हो जाए और ये स्थायित्व हो जाए, स्थायी को प्राप्त कर ले, ठीक है। अब क्या करेगा, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है या फिर ये ऐसा करे कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो इसके लिए आसानी किस में होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लेगा और अपने जो अंदर वाला कोश है उसके साथ आराम से बैठ जाएगा, ठीक है, मतलब स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले, ऐसे इसी के साथ है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर दे। तो ग्रहण करना इसके लिए ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए त्यागना ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा धात्विक गुण ये शो करते हैं, मतलब ये प्रदर्शित करते हैं, ये आसानी से त्याग कर देंगे। तो इस आवर्त में अगर तीसरे आवर्त में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा धात्विक गुण रहेगा सोडियम के अंदर, ठीक है। अगर दूसरे आवर्त में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा धात्विक गुण रहेगा लिथियम के अंदर, ठीक है। अच्छा, सोडियम से आप मैग्नीशियम गए, मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, आपका 1 और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब इसके पास क्या ऑप्शन है कि या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ले या 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले। अब भी ये क्या करेगा, इसको थोड़ी दिक्कत तो होगी लेकिन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा ये, ठीक है, बजाय कि 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का, ठीक है। थोड़ी दिक्कत हुई इसकी। ऐसे करते करते अगर आप मान लीजिए क्लोरीन पे आ जाते हैं तो क्लोरीन के या फिर फ्लोरीन पे आ जाओ, छोटा पड़ेगा। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में देखो 1 2 बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जिससे कि इसका अष्टक पूरा हो जाए। अब क्या करेगा ये या तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले या 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। इसके लिए ज़्यादा आसानी क्या रहेगी, इसके लिए आसान रहेगी कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर रहा तो इसके पास सबसे कम धात्विक गुण रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो आप सुनो, इसके अंदर ये जो धात्विक गुण किसकी वजह से आ रहे हैं, नाभिकीय आवेश। क्या हो रहा है, जब आप किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो, बाएं से दाएं जाते हो तो नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी ही तेजी से आकर्षित करने लगेगा, और जितनी तेजी से आकर्षित करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना मुश्किल हो जाएगा और उसके लिए ग्रहण करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है, अब इसको मैं सीधा बोल रहा हूँ, यही कारण है कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में कमी आती है। और इसका कारण क्या था, नाभिकीय गुण, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण। लेकिन हाँ, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आए किसी समूह में तो आपके धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, धात्विक गुण बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। देखो ना आप, लिथियम सोडियम पोटेशियम और ले लो, 1 2 3 4 बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सबसे ज़्यादा दूर नाभिक से कौन है, ये सबसे ज़्यादा दूर है, ये सबसे ज़्यादा दूर है, या फिर से ये सबसे ज़्यादा दूर ये रहे, ठीक है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर कम नाभिकीय आवेश लगेगा, मतलब इसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा। जब इसको आकर्षित नहीं कर पाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, ठीक है। तो आप दोबारा सुन लो, क्या हो रहा है, जब भी आप समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो आपके धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, और जब भी आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो धात्विक गुणों में कमी आती है, ठीक है। अच्छा, अब अगला ये चीज़ हो गया, ठीक है। अगला आप बस एक और देख लो, 2 छोटे छोटे से वो बताएं। अगला है आपका धात्विक गुण, हो गया आपका, बस 5 मिनट हो सर, धात्विक गुण। और अगला है आपका अधात्विक गुण। अधात्विक गुण बस धात्विक गुण का जस्ट उल्टा है, जस्ट इसका देखो, अधात्विक गुण, ठीक है। देखो, उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति की बात हो रही थी, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति की बात होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन आसानी से कर पाएगा, अभी मैंने आपको सोडियम इनका पोटेशियम का एग्जांपल दिया था। देखो,
कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कब कर पाएगा? जब उसका नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा रहेगा ना, उतनी ही तेजी से वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाएगा किसी दूसरे परमाणु के, ठीक है। और जितना कम नाभिकीय आवेश रहेगा उतने ही कम उसको दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में, ठीक है। मैं ले लेता हूँ आपका दूसरा आवर्त ले लेता हूँ, मैं लिथियम ले लेता हूँ, बेरिलियम ले लेता हूँ और बोरोन ले लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ मैं सोडियम, ठीक है। अच्छा, बाह्यतम कोश में ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर और ये आपका 5 नंबर पर, ठीक है। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेरिलियम बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। देखो, ये तो है जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हो, और ये है जब आप किसी समूह में ऊपर से नीचे आ रहे हो। क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अधात्विक गुण क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति। लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इसकी प्रवृत्ति क्या रहेगी? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। ये तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति दिखाएगा ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना ज़्यादा आसान है इसके लिए, ठीक है। तो ये सबसे कम अधात्विक गुण दिखाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर रहा है। आगे आप बात कर लेते हैं यहाँ पर बेरिलियम की। बेरिलियम क्या, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या करेगा? वही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना, इसके लिए एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या कि 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले। तो क्या करेगा? ये ग्रहण तो करेगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और आराम से स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो क्या ये भी जल्दी से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं कर पाएगा, मतलब इसके अंदर भी अधात्विक गुण थोड़े कम है। लेकिन जैसे जैसे आप इस तरफ आते हो ना, एक आवर्त में आगे बढ़ते जाते हो, तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ने लगता है। अब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप और आगे चलो, जैसे मान लें फ्लोरीन आ जाता है, फ्लोरीन 9 नंबर पर, फ्लोरीन 9 नंबर पर, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अब इसको खाली 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, मतलब इसके अधात्विक गुण सबसे ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जो जितनी तेज़ी से ग्रहण कर पा रहा है वही उसके अधात्विक गुण इतने ज़्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पा रहा है उसके अधात्विक गुण सबसे कम, ठीक है। आप देखते हो जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश भी बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप किसी समूह में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो नाभिकीय आवेश घटने लगता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी घटने लगती है, मतलब अधात्विक गुणों में कमी आती है, ठीक है। तो समूह में ऊपर से नीचे आते हो तो अधात्विक गुण में कमी आती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो आपके अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है, ठीक है। एक सेकंड, बस सबकी लास्ट की जो प्रॉपर्टी वो है गुणधर्म है वो है आपका विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। ये लास्ट की चीज़ है, इसको जल्दी से देख लो थोड़ा। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? वही ये मिलती जुलती उसके गुणधर्म है। क्या? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आबंध बनाने की जो प्रक्रिया है या आबंध बनाने का जो गुणधर्म है उसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आबंध, बंध बना लेते हैं ना, 2 परमाणु बंध बना लेते हैं, बंध बनाने की जो प्रवृत्ति है इसको बोला जाता है विद्युत ऋणात्मकता। अब कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कब ग्रहण कर पाएगा? मान लीजिए एक ए नाम का परमाणु है, एक बी नाम का परमाणु है, इसका नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा है, इसका नाभिकीय आवेश बेचारे का कम है, तो क्या करेगा? इसका नाभिकीय आवेश ज़्यादा है ना, और जब इसके पास में आएगा तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा अगर इसको ज़रूरत होगी तो, ठीक है, क्योंकि उसके नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, इसका नाभिकीय आवेश कम है, ठीक है। तो इसी को विद्युत ऋणात्मकता बोला जाता है। एक परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आबंध बनाने की जो प्रक्रिया है ये कहलाती है आपकी विद्युत ऋणात्मकता। और ये किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है आपके नाभिकीय आवेश। जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश उतनी ही ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। अब आप देखो नाभिकीय आवेश कब बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है आपका जब भी नाभिकीय आवेश
जब भी आपका बढ़ेगा तो आपकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन को और तेज से अपनी तरफ खींच पाएगा, और यही तो है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो आप देखो आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हो तो नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है, मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ने लगती है। और जब आप किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हो तो नाभिकीय आवेश कम होने लगता है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता भी आपकी कम होने लगती है। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा है विद्युत धनात्मकता। एक दूसरे से उल्टे पुल्टे हैं सारे के सारे। विद्युत धनात्मकता वो इसका जस्ट उल्टा है। यह आपका हालांकि सिलेबस में है नहीं, तो इसको कोई बताने का साथ सेंस नहीं है। विद्युत ऋणात्मकता बस आप याद रखिए। ठीक है, तो ये 3-4 प्रॉपर्टी थी आपके आधुनिक आवर्त सारणी की, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं, आपके जो अधिकांश जो आपके धातु होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड मतलब आपका जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ठीक है, अधिकांश आपके धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, और आपके अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैंने बताई कि आपको यहाँ पे एक तिरछी रेखा जाती है, तिरछी रेखा इस तरह से। ठीक है, ये तिरछी रेखा असल में क्या आपको धातु अधातु को अलग करती है। इससे इधर तो धातु है, ये पहले वाली वीडियो में बना रखी थी मैंने ना, इससे पहले धातु है, इसके बाद अधातु, और इस लाइन पर जो बन रहे हैं वो होते हैं उपधातु। उपधातु क्या होते हैं? जिनके अंदर धातु अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं। इसमें आपका बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है, ये सारी चीज़, और नीचे काफ़ी सारे तत्व वो आते हैं। वो आप मतलब बुक में मैंने बता रखा है, इससे पहले वीडियो में बता दिया, तो उसको याद रखना। ठीक है, अब भी कोई किसी सज्जन को, किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को डाउट वगैरह है तो वो बता सकता है। तब तक के लिए फिर मज़े करो और मुझको भी करने दो। ठीक है, थैंक यू।